अब पहले जो वीडियो में हमने हीट इंजन्स पढ़ा था, वो हीट इंजन दो टाइप के होते हैं। एक को कहते हैं हम एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन। इनका एग्जाम्पल है स्टीम इंजन। स्टीम इंजन वही इंजन है जो पहले ट्रेन में यूज होते थे पहले के ज़माने में। और दूसरा है इंटरनल कॉम्बस्शन इंजन। ये इनका एग्जाम्पल है वो डीजल और पेट्रोल इंजन जो हमारे आज के व्हीकल में यूज होते हैं, वो सारे जो है वो इंटरनल कम्बस्शन इंजन है। जो स्टीम इंजन है एक्सटर्नल कम्बस्शन इंजन, इनका एफिशिएंसी अप्रॉक्स 12 to 16% होता है। और जो पेट्रोल इंजन है उनका एफिशिएंसी 26% के आसपास है। और जो डीजल इंजन उनका 40% के आसपास है। अभी एक्सटर्नल इंजन और इंटरनल कम्बस्शन इंजन क्या होता है, हमने पढ़ा है कि वर्क करने के मतलब एक सिस्टम इंजन को वर्क करने के लिए पहले हीट दिया जाएगा, फिर ये हीट रिजेक्ट करेगा और बाकी अमाउंट से ये वर्क करेगा। देयरफॉर वर्क मुझे पाना है तो मुझे हीट देना पड़ेगा। अब ये हीट अगर मैं बाहर कहीं जनरेट करके फिर इस इंजन के अंदर डाल रहा हूँ तो उसे कहते हैं एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन। इस टाइप के इंजन में क्या होता है, जो हीट प्रोड्यूसिंग चैम्बर होता है, जिस चैम्बर में मैं हीट बनाता हूँ, जैसे स्टीम इंजन में क्या करता था, मैं पहले कोयला को जलाकर हीट प्रोड्यूस करता था, फिर वो हीट को सिस्टम के अंदर डालता था। तो इसलिए ये एक्सटर्नल कंबस्शन हो रहा है, तो दिस इज एक्सटर्नल इंजन। जहाँ इंटरनल कंबस्शन है मतलब एक चैम्बर ये पूरा ही एक साथ है, ठीक है, उसके अंदर ही हीट प्रोड्यूस हो रहा है, फिर वो सिस्टम में जा रहा है, वर्क कर रहा है और फिर हीट रिड्यूस निकल भी जा रहा है। तो ये मुझे बाहर से हीट बनाकर सिस्टम में डालने की ज़रूरत नहीं है, सिस्टम के अंदर ही एक चैम्बर लगा है जहाँ पर कंबस्शन हो रहा है, मतलब पेट्रोल या डीजल जल रहे हैं और हीट प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये इंटरनल कंबस्शन इंजन्स आर दोज इन विच फ्यूल इज बर्न्ड फॉर प्रोड्यूसिंग हीट बट इट इज़ इनसाइड द मेन बॉडी ऑफ द इंजन। इंजन के मेन बॉडी के अंदर ही ये काम होता है। तो जब हीट ट्रांसमिट करना होता है तो कुछ लॉस हो जाते हैं, लेकिन जब ये पूरा सिस्टम के अंदर ही हो रहा है तो हीट जो है लॉस कम होता है, इसलिए इनका एफिशिएंसी ज़्यादा है और इनका एफिशिएंसी कम है। इतने के बाद अब हम जाते हैं रेफ्रिजरेटर्स में। और इसे हीट पंप भी कहते हैं। अब हीट पंप क्यों, जैसे वाटर पंप होता है ना, उनका क्या काम होता है, उनका काम होता है नीचे से पानी को, वाटर को ऊपर ले जाना। अब आप जानते होंगे कि वाटर ऊपर से तो नीचे खुद आ जाएगा ग्रेविटी के कारण, क्योंकि इनमें पोटेंशियल एनर्जी है, खुद से आ जाएंगे। लेकिन मुझे नीचे से अगर ऊपर भेजना है तो मुझे एक पंप लगाना पड़ता है जिनका काम है वाटर को ऊपर भेजना। क्या लगाना पड़ता है, पंप, वाटर पंप। वैसे ये हीट पंप है, मतलब कि अगर मुझे हीट को हाई टेम्परेचर वाले बॉडी से लो टेम्परेचर बॉडी में भेजना है, जैसे यहाँ होता था, इस बॉडी का टेम्परेचर होता था T1, इस बॉडी का टेम्परेचर होता था T2, और हमें पता है T1 हाई टेम्परेचर में, T2 लो टेम्परेचर में। तो हीट का यहाँ से यहाँ आना लाजमी सी बात है, वो आएंगे खुद से, बिकॉज ऑफ दी हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर मूवमेंट हीट आ जाएंगे। लेकिन अगर इनका उल्टा करूँ कि मुझे अब लो टेम्परेचर वाले बॉडी से हीट निकालकर हाई टेम्परेचर वाले बॉडी में डालना है, मतलब नीचे से लो टेम्परेचर वाले हीट से, जैसे कि T2 है, इनसे हीट निकालूंगा और T1 में डालूंगा मैं हीट। तो इसके लिए मुझे फिर जैसे वाटर को नीचे से ऊपर भेजने के लिए वाटर पंप चाहिए, वैसे हीट को नीचे से ऊपर भेजने के लिए मुझे हीट पंप चाहिए। ये हीट पंप को ही रेफ्रिजरेटर भी कहते हैं। हमारे घर में जो रेफ्रिजरेटर्स हैं वो सब हीट पंप का ही काम करते हैं, जो लो बॉडी वाले टेम्परेचर से और हीट निकालकर हाई टेम्परेचर वाले बॉडी में हीट भेजते हैं। तो इसे हम कह सकते हैं कि ये एक कूलिंग डिवाइस है, इसे हीट पंप भी कहते हैं। ये हमारे घर में रेफ्रिजरेटर का काम करते हैं
और ये क्या है, रिवर्स हीट इंजन इन बैकवर्ड है, हीट इंजन इन बैकवर्ड, सॉरी, हीट इंजन वर्किंग बैकवर्ड, जो उल्टे दिशा में काम कर रहा है वो भी कह सकते हैं बैकवर्ड। इनका कैसा काम है, सेम काम है। ये अब एक वर्किंग सब्सटेंस है, ये है वर्किंग सब्सटेंस। इनका काम है हीट निकालना, कहाँ से, सिंक से। पहले वो सोर्स से निकालते थे, वो सिंक से निकालेंगे। सिंक का टेम्परेचर T2 है, इस सिंक से वो कितना हीट निकाल ले रहे हैं, Q2 हीट निकाल ले रहे हैं। निकाल कर वो सोर्स में डालेंगे। सोर्स का टेम्परेचर T2 है, सॉरी T1 है, सोर्स में डालेंगे। और क्या ये मोटर खुद चलता है, वाटर पंप नहीं चलता ना। इसे चलाने के लिए मुझे बाहर से वर्क करना पड़ता है। इलेक्ट्रिसिटी में लगाता हूँ मोटर, तो मोटर इलेक्ट्रिक एनर्जी को खींचता है, खींचकर वर्क में कन्वर्ट करके इसमें ऐड करता है, तब पानी नीचे से ऊपर जाता है। ऐसे ही यहाँ पर भी मुझे बाहर से वर्क करना पड़ेगा सिस्टम के ऊपर। तो यहाँ पर एक W अमाउंट ऑफ वर्क मैं सिस्टम पे करूँगा, तब ये सिस्टम हीट को लो सिंक से उठाकर सोर्स, हाई टेम्परेचर वाले सोर्स में भेजेंगे। इसे मैं लिख लेता हूँ Q1। तो यहाँ से Q2 और यहाँ से W दोनों मिलकर यहाँ आके Q1 एनर्जी दे रहे हैं। तो इनको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि Q1 इज इक्वल्स टू Q2 प्लस W, ठीक है, या W इज इक्वल्स टू Q1 माइनस Q2। ये इतनी सी बात है इसमें। अब अगर इनका मैं वर्किंग प्रिंसिपल देखूं, तो ये वर्किंग प्रिंसिपल क्या कैसे काम करता है। वर्किंग प्रिंसिपल इनका इस टाइप से है। वर्किंग प्रिंसिपल, पहले इसे क्या करना है, नंबर 1, इसे सबसे पहले सडन एक्सपेंशन ऑफ वर्किंग सब्सटेंस। तो वर्किंग सब्सटेंस का सडन एक्सपेंशन होगा, ठीक है, सडन एक्सपेंशन ऑफ वर्किंग सब्सटेंस। अब आप सोचिए, कोई भी एक सब्सटेंस का अगर सडन एक्सपेंशन हो जाए, यहाँ पर वो था, फट से इसका पिस्टन खुलकर यहाँ तक आ जाए डॉटेड, जैसे ही सडन एक्सपेंशन होगा, क्या ये एक्सपेंशन होने के लिए जो वर्क करेंगे, ये वर्क का जो एनर्जी है, क्या वो बाहर से ला सकते हैं, क्योंकि ये सडन हो रहा है। अगर उनको लाना भी हो तो भी क्या ये फट से ला सकते हैं, नहीं ला सकते। उस वक्त वो क्या करेंगे, इनके इंटरनल एनर्जी से ही एनर्जी निकाल कर एक्सपेंड करेंगे, है ना। फॉर टाइम बिंग तो उसे इंटरनल एनर्जी से ही निकालना पड़ेगा, बाद में बाहर से एनर्जी आएगा तो इंटरनल एनर्जी को रिस्टोर कर देगा, लेकिन सडन हो रहा है तो उसे इंटरनल एनर्जी से निकालना पड़ेगा। तो ये सडन एक्सपेंशन ऑफ दी वर्किंग सब्सटेंस कॉजेस क्या करते हैं, कॉजेस कह सकते हैं कूलिंग ऑफ गैस। जो वर्किंग सब्सटेंस है वो सडन एक्सपेंड होता है, मतलब ये वर्किंग सब्सटेंस जो है वो कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है। क्यों, क्योंकि इनका इंटरनल एनर्जी जो है वो निकल गया, डिक्रीज हो गया। अब जैसे ये ठंडा हुआ, अब ये क्या करेंगे, ये पहले क्या था, पहले गैस में था, ठंडा होकर अब ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। लिक्विड और या लिक्विड प्लस गैस के मिक्सचर बोल सकता, पूरा तो लिक्विड नहीं बनेगा। हमारे रेफ्रिजरेटर में तो हम लिक्विड नहीं देखते हैं, लेकिन एक मिक्सचर टाइप के बन जाते हैं जिनमें लिक्विड के भी मॉलिक्यूल्स रहते हैं। एक ऐसा मिक्सचर बन गया। अब ये मिक्सचर जाकर हमारे फूड जो है, खाना, उन पे वो इन्वायरमेंट उनके पास आ जाते हैं, वेपर जैसा मिक्सचर। अब ये ऑलरेडी, अब ये पहले गैस थे, अब ये ठंडा होकर लिक्विड और गैस का मिक्सचर बन गए। अब ये फूड के पास आकर इस फूड से अपने जितने भी हीट है फूड में वो निकाल ले रहे हैं। अब जब ये फूड से हीट निकाल ले रहे हैं तो फूड क्या हो जा रहा है, कोल्ड हो जा रहा है और ठंडा। और जो ये गैस प्लस लिक्विड का मिक्सचर है ये फिर से गैस बन जा रहा है, मतलब फिर से वेपर बन जा रहा है। तो सेकेंड केस में क्या है, ये मिक्सचर जो है इट एब्जॉर्ब्स heat from substance. This mixture absorb heat from substance to be
कूल्ड, जो सब्सटेंस मुझे ठंडा करना है वहाँ से हीट निकालता है, टू बी कूल्ड इनसाइड द रेफ्रिजरेटर एंड इज कन्वर्टेड इनटू वेपर। तो पहले वो वेपर थे, गैस थे, फिर सडन एक्सपेंशन के कारण वो लिक्विड और गैस का एक मिक्सचर बन गए। अब ये मिक्सचर जाकर फूड को ठंडा कर रहा है और इनमें से हीट निकाल ले रहा है और फूड को कोल्ड कर दे रहा है। वो हीट निकाल कर वो मिक्सचर फिर से क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो जा रहा है वेपर पे। ठीक है, अब ये वेपर क्या है, थोड़ा सा गर्म वेपर है, क्योंकि पहले लिक्विड था, अब वो वेपर बन रहा है। अब ये वेपर क्या है, ये वेपर पे हम एक्सटर्नल वर्क कर रहे हैं और करके इसे कंप्रेस कर दे रहे हैं। तो वेपर इज हीटेड बाय कंप्रेशन इन फॉर्म ऑफ एक्सटर्नल वर्क। तो ये हम जानते हैं ना, हमारे रेफ्रिजरेटर में एक कंप्रेसर होता है, तो वो यही है कि एक कंप्रेसर है जहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम वर्क करके क्या कर रहे हैं, उस वेपर को और कंप्रेस कर दे रहे हैं। तो किसी भी अगर वेपर को मैं कंप्रेस करूँगा, इतना था, कंप्रेस मतलब क्या है कि मैं सिस्टम पे काम कर रहा हूँ, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। जैसे ही मैं सिस्टम पे काम करूँगा ये कंप्रेस हो जाएगा और ये गैस जो है, इनका टेम्परेचर जो है बढ़ जाएगा। ठीक है, फट से, क्योंकि मैं फट से कंप्रेस कर रहा हूँ, इस गैस का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ठीक है, ये कंप्रेस करने के लिए एनर्जी कहाँ से आ रहा है, यही हम एक्सटर्नल वर्क से बाहर से ला के इसमें कर रहे हैं। तो गैस को कंप्रेस कर रहा हूँ, जैसे गैस को कंप्रेस करूँगा वेपर इज हीटेड बाय कंप्रेशन, वेपर जो है हीट हो जा रहा है। ठीक है, और जो ये हीट है, नाउ हीट इज रिजेक्टेड to the surrounding and brings the working substance to its initial state। क्या हुआ, ये जो हीट इज रिजेक्टेड टू द सराउंडिंग, ये जो गर्म वेपर है जो कंप्रेशन के कारण गर्म हो गया था, ये वेपर का जो हीट है वो सराउंडिंग में रिजेक्ट कर दिया जाता है। कैसे, इसलिए पता चलता है, रेफ्रिजरेटर के पीछे अगर हम देखेंगे तो हमें एक गरम एक हीटेड, एक वार्म एनवायरनमेंट मिलता है। वो इसलिए है क्योंकि वहाँ पर हीट जो है रिजेक्ट हो रहा है, और जैसे ही हीट रिजेक्ट हो जाएगा फिर से हमारा जो वेपर है वो कूल हो जाएगा और एक्सपेंशन के लिए रेडी हो जाएगा। फिर उसे एक्सपेंड कर दिया जाएगा, एक्सपेंड करते ही वो फिर से गैस से लिक्विड और गैस का मिक्सचर, इस लिक्विड गैस मिक्सचर ठंडा है, ये सर्फ खाने के ऊपर आकर उनमें से हीट निकाल लेते हैं, उसे कूल्ड कर देते हैं, और हीट निकालने के कारण वो खुद फिर से वेपर बन जाते हैं। उस वेपर को और हीट कर दिया जाता है बाय कंप्रेशन फ्रॉम एक्सटर्नल वर्क, करके उस कंप्रेस करके इस वेपर को और हीट कर देते हैं, और फिर ये इस वेपर के जो हीट है उसे हम एक्सटर्नल सराउंडिंग में रिजेक्ट कर देते हैं। करने से इस वेपर का टेम्परेचर जो है फिर से नॉर्मल हो जाता है और फिर से ये प्रोसेस चलता रहता है। तो दिस इज माय साइक्लिक प्रोसेस जिस पे हमारा रेफ्रिजरेटर काम करता है। इक्वेशन हमने यहाँ पर ऑलरेडी लिख चुके हैं, ये हमारा इक्वेशन है रेफ्रिजरेटर का। अब रेफ्रिजरेटर के केस में एफिशिएंसी नहीं बल्कि कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस देखा जाता है, जिसे हम COP भी कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। मतलब हमारा रेफ्रिजरेटर कैसा परफॉर्म कर रहा है, COP। ये कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या है, इट इज़ द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड पर साइकिल फ्रॉम द कंटेंट ऑफ द रेफ्रिजरेटर टू द वर्क डन पर साइकिल टू रिमूव दिस हीट। लिखता हूँ एक बार, रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ हीट extracted per cycle from the content, या लिख सकते हैं सब्सटेंस जो रेफ्रिजरेटर के अंदर है, कंटेंट्स ऑफ द
refrigerator to the work done per cycle to remove this heat। तो आप यहाँ से ही देखिए कि क्वांटिटी ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड पर साइकिल, तो मैं इस पर साइकिल कितना हीट ये निकाल रहा है, ये सिंक से ही निकाल रहा है। इस फूड से जो हीट लेकर जा रहा है पर साइकिल कितना हीट निकाल रहा है, ये Q2 हीट निकाल रहा है। और इस हीट को रेफ्रिजरेटर के आइटम से निकालने के लिए उसे कितना वर्क की ज़रूरत पड़ रहा है बाहर से, W वर्क की। देयरफॉर ये रेशियो होगा Q2/W का। तो हमें ये एफिशिएंसी कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, जिसे हम COP भी कहते हैं, वो बीटा से डिनोट करेंगे एंड बीटा इज इक्वल्स टू Q2/W। ठीक है, Q2/W। हमने यहाँ पर ही थोड़ी देर पहले देखा है कि W को हम कैसे लिख सकते हैं। W को लिख सकते हैं W इक्वल्स टू Q1 माइनस Q2। तो बस वही करते हैं, W को लिख देते हैं Q2/Q1 माइनस Q2, Q1 माइनस Q2। तो ये हो गया हमारा बीटा, इसे कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, इसे अगर थोड़े से और एडजस्ट करके लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं, बीटा इज इक्वल्स टू, ऊपर और नीचे दोनों को ही मैं डिवाइड बाई Q1 कर देता हूँ। तो Q2 डिवाइड बाई Q1 और यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है ये भी डिवाइड बाई Q1। अगर ऐसा किया तो ऊपर Q2/Q1 और नीचे ये वाला क्या होगा, Q1/Q1 माइनस Q2/Q1। सो बेसिकली बीटा इज इक्वल्स टू Q2/Q1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस Q2/Q1। ठीक है ना, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये देखा जाएगा कि Q2/Q1 इज इक्वल्स टू T2/T1। कब, किस केस में, इन केस ऑफ कार्नोट साइकिल। अभी कार्नोट साइकिल क्या है हम थोड़ी देर में ही पढ़ेंगे, लेकिन कार्नोट साइकिल के केस में Q2/Q1 इज इक्वल्स टू T2/T1 होता है। और ये अगर होता है तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, बीटा इज इक्वल्स टू T2/T1 डिवाइड बाई 1 माइनस T2/T1 ऐसा। और अगर ऐसा है तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, बीटा इज इक्वल्स टू T2/T1 माइनस T2, T1 माइनस T2। ठीक ऐसा Q2 इक्वल्स टू Q1 माइनस Q2, वैसी बीटा इज इक्वल्स टू T2/T1 माइनस T2। ठीक है, वेयर ये जो T1 है ये क्या है, T1 है हमारा सराउंडिंग का टेम्परेचर। टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। और T2 क्या है, T2 है टेम्परेचर ऑफ बॉडी। जिस बॉडी से हम हीट निकालेंगे वो बॉडी का टेम्परेचर है T2, और जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो टेम्परेचर है T1। तो हमें बीटा ऐसा मिलेगा। ठीक है, यहाँ से हम ये भी देखेंगे कि ये बीटा का जो वैल्यू है ये मोर देन 1 होता है, बट इट कैन नॉट बी इन्फिनिटी, ये कभी भी इन्फिनिटी नहीं होगा। अब देखिए ये ऊपर T2 है और ये T1 माइनस T2 है, इनका वैल्यू जो है मोर देन 1 हो सकता है लेकिन कभी भी इन्फिनिटी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा इन्फिनिटी, बीटा इन्फिनिटी अगर नहीं होगा, इन्फिनिटी अगर बीटा को इन्फिनिटी होना हो, इफ़ बीटा इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, तब इसमें से देखिए बीटा इक्वल्स टू Q2/W, मतलब W को 0 होना चाहिए। यहाँ लिखते हैं ऐसे कि इफ़ बीटा इज इन्फिनिटी देन W शुड बी 0। अब W क्या 0 हो सकता है, क्या मैं बिना कुछ बाहर से वर्क किए, बिना गैस को कंप्रेस किए, क्या मैं उसे हीट कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। तो ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए बीटा कभी भी इन्फिनिटी नहीं होगा। बीटा विल बी हैविंग अ फाइनाइट वैल्यू और वो मोर देन 1 होगा। तो हम देख लिए हैं कि हमारा बीटा कभी भी इन्फिनिटी नहीं हो सकता, क्योंकि बीटा इन्फिनिटी होने के लिए हमारा W जो है वो 0 होना चाहिए, और W 0 इज़ नॉट पॉसिबल, W 0
इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि कुछ ना कुछ तो वर्क करना ही पड़ेगा सिस्टम के ऊपर, देन ओनली वो कंप्रेस होगा एंड हीट विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम सिंक टू सोर्स। नीचे से ऊपर ले जाने के लिए कुछ तो वर्क करना ही पड़ेगा। इसके बाद अब हम देख लेते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इस सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को दो तरीके से कहा जा सकता है। एक तरीका है जिसे कहते हैं केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया वो भी देख लेते हैं। इनका स्टेटमेंट है that it is impossible to construct a heat engine. It is impossible to construct a heat engine operating in cycle which will produce no effect other than the extraction of heat from a reservoir and performance of an equal amount of work। ये स्टेटमेंट क्या कहना चाह रहा है एक बार और खुद सोचिए कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ हीट इंजन ऑपरेटिंग इन साइकिल which will produce no effect other than extraction of heat from the reservoir and performance of an equal amount of work। कहने को बोल रहे हैं कि ऐसा एक हीट इंजन बनाना पॉसिबल ही नहीं है जो और कुछ ना करे, सिर्फ बाहर से हीट एक्सट्रैक्ट करे और उस हीट को वर्क में कन्वर्ट कर दे और कुछ ना हो। ऐसा पॉसिबल नहीं है। उस कुछ ना हो मतलब और ये दो काम छोड़कर और कुछ ना हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा होता तो हमारा Q1 इज इक्वल्स टू W होता और Q2 इज इक्वल्स टू 0 होता। तो अगर Q2 इक्वल्स टू 0 है तो एफिशिएंसी क्या है, एफिशिएंसी हमें पता है W/Q1 होता है और ये दोनों सेम है, मतलब एफिशिएंसी हमारा 1 हो जाना चाहिए। दैट मीन्स एफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ 100% परसेंटेज इट इज़ 100%। तो ये होना चाहिए अगर ऐसा पॉसिबल होता तो, लेकिन वो कह रहे हैं कि इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो हमारा बेसिकली स्टेटमेंट ये कहना चाह रहा है कि किसी भी हीट इंजन का एफिशिएंसी कभी भी 100% नहीं हो सकता। बस इतना ही बात है। इसका मतलब कि ऐसा एक हीट इंजन पॉसिबल नहीं है जिनका एफिशिएंसी 100% हो। दूसरा स्टेटमेंट क्या है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, दूसरे तरीके से, दूसरा स्टेटमेंट नहीं, दूसरे तरीके से यही सेम स्टेटमेंट को कहा जा सकता है जिसे हम कहते हैं क्लॉसियस स्टेटमेंट। क्लॉसियस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट में क्या कहा जा रहा है कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट a self-acting engine that operating in a cycle will produce no effect other than to
transfer heat from a cooler to a hotter body। तो ये क्या कह रहे हैं कि ऐसा एक सेल्फ एक्टिंग इंजन बनाना पॉसिबल ही नहीं है जिनका साइकिल में ऑपरेशन हो और वो कुछ ना करे सिवाय इसके कि हीट को ट्रांसफ़र करे कूलर बॉडी से हॉटर बॉडी में। मतलब कि एक कूलर बॉडी से, एक सिंक से हीट को निकाल कर एक सिस्टम, एक मैं कह सकता हूँ ये सेल्फ एक्टिंग इंजन, जिसे हम यहाँ पर हीट पंप कह देते हैं, हीट पंप निकाल कर यहाँ से वो एक हॉटर बॉडी में, एक सोर्स में डाले। इनका टेम्परेचर T2 है जो छोटा है, इनका टेम्परेचर T1 है जो बड़ा है। T2 छोटा है, T1 बड़ा है। सिर्फ ये काम हो और कुछ ना हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। मतलब क्या कहना चाह रहे कि इसके अनुसार हमारा W जो है वो बोल रहे नहीं होगा, W 0 होगा। और अगर W 0 होता तो हमारा बीटा क्या होता, बीटा इन्फिनिटी होता। क्योंकि बीटा है क्या, बीटा तो है Q2/W। और यहाँ पर कह रहे हैं कि W 0 होना चाहिए अगर सिर्फ यही काम करे और कुछ नहीं हो रहा, मतलब W 0। और अगर W 0 तो हमारा बीटा इन्फिनिटी, और बीटा इन्फिनिटी पॉसिबल नहीं है। सो बेसिकली ये यही कहना चाह रहे हैं इस स्टेटमेंट में कि ऐसा कोई हीट इंजन बनाना पॉसिबल ही नहीं है जिनका बीटा जो है इक्वल्स टू इन्फिनिटी हो। तो बीटा इन्फिनिटी हो ही नहीं सकता, ये कह रहे हैं यहाँ पर। ऐसा कोई हीट पंप हो नहीं सकता जिनका बीटा जो है 0 हो। तो इस स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि ऐसा कोई हीट इंजन नहीं हो सकता जिनका एफिशिएंसी 100% हो। इस स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि ऐसा कोई हीट पंप नहीं हो सकता जिनका कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इनफाइनाइट हो या इन्फिनिटी हो। तो यही है दो स्टेटमेंट जो हमारे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को डिफाइन करते हैं। तो अब हम रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस देख लेते हैं। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो ये क्या होते हैं? अगर हम रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करें तो ये वैसे प्रोसेस है जो टू अपोजिट डायरेक्शंस में सेम एस के साथ काम कर सकते हैं। सेम एस मतलब आसानी से वो सामने के डायरेक्शन में भी जा सकते हैं और वो रिवर्स डायरेक्शन में भी जा सकते हैं। जैसे कि मैंने एक एक्सपेंशन की बात कही थी कि हमारा कर्व ऐसा है, तो क्या था, पहले प्रेशर ज़्यादा वॉल्यूम कम था, ये पीवी कर्व है। और फिर बाद में प्रेशर कम वॉल्यूम ज़्यादा, ये एक डायरेक्शन हुआ प्रोसेस का। अगर मुझे रिटर्न जाना है तो मैं यहाँ से फिर वॉल्यूम को कमाऊँगा और प्रेशर को बढ़ाऊँगा, तो मैं यहाँ आ गया। अगर मैं यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ सेम एस के साथ, सेम सुविधा के साथ सेम एस के साथ जा सकता हूँ, आ सकता हूँ, और इस प्रोसेस में हमारा कोई भी एनर्जी लॉस ना हो रहा हो, तो उसे हम रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस को ऐसे लिख सकते हैं कि it is a process which can be made to proceed in two opposite directions with the same ease, so that the system and its surrounding pass through exactly the same intermediate states
एज इन द डायरेक्ट प्रोसेस। तो जब वो डायरेक्ट प्रोसेस में जा रहे हैं तो जो जो स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं, जो जो इंटरमीडिएट स्टेजेस आ रहे हैं, जब वो रिवर्स प्रोसेस में जाएंगे तब भी सेम इंटरमीडिएट स्टेट्स आएंगे और अल्टीमेटली वो अपने जगह पे फिर पहुंच जाएंगे। कहने का मतलब है यहाँ पर इस टाइप से एग्जांपल ले सकते हैं कि समझिए हमारे पास एक सिस्टम है, ठीक है, और वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम। सिस्टम ने कुछ काम किया है और उस काम के कारण, वर्क के कारण ये पिस्टन जो है सिस्टम का इस पोजीशन से इस पोजीशन पे आ गया, ठीक है। ऐसा हुआ कि वो एक काम किया है और इस पोजीशन से इस पोजीशन में आ गया, ठीक है। वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक है। अब अगर हम सेम अमाउंट ऑफ वर्क, मान लीजिए ये क्वांटिटी था 10 जूल, तो पिस्टन 10 जूल वर्क किया और वो ए से बी तक आ गए। वर्क किसने किया? सिस्टम ने किया। तो इसमें कह रहे हैं कि अगर सेम अमाउंट ऑफ वर्क इस कंडीशन में, जब ये यहाँ पर बी पोजीशन में आ चुका है, तो इस बी पोजीशन से अगर मुझे फिर से इसे ए पोजीशन में लाना हो तो अब कौन वर्क करेगा? अब वर्क करेगा बाहर का एजेंसी। तो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम। किस लिए? ताकि ये फिर से बी से ए में जा सके और वो भी 10 जूल होना चाहिए। दैट मीन्स जितना वर्क सिस्टम ने किया ए से बी में आने के लिए, उतना ही वर्क अगर सिस्टम पे कर दिया जाए तो, और वो बी से ए तक चला जाए, और इसके बाद क्या हुआ, जहाँ पहले था वहीं वो आ चुका है और यूनिवर्स में कहीं कुछ और कोई चेंज नहीं हुआ, तो इसे हम कहते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। सिमिलरली दूसरे तरीके से सोच सकते हैं कि हमने एक सिस्टम है, उसमें ये एक स्टेट में है ए में, और इसे बी में ले जाने के लिए हमने क्यू अमाउंट ऑफ हीट दिया। क्यू अमाउंट ऑफ हीट दिया तो ये सिस्टम जो है ए स्टेट से बी स्टेट में चला गया। ये एक ए स्टेट मतलब एक कोई पर्टिकुलर स्टेट है जिसे हम स्टेट का नाम दे रहे हैं ए। तो स्टेट ए से स्टेट बी में जाने के लिए हमने सिस्टम में क्यू अमाउंट ऑफ हीट डाला है, ठीक है। और अगर मैं सिस्टम से क्यू अमाउंट ऑफ हीट निकाल लूँ फिर से, और सिस्टम अगर फिर से बी से ए में आ जाए, तो हम कहेंगे कि ये सिस्टम जो है रिवर्सिबल सिस्टम है। कहने का मतलब है कि मैंने क्यू अमाउंट ऑफ हीट डाला और सिस्टम स्टेट ए से स्टेट बी पर चला गया। मैंने सिस्टम से क्यू अमाउंट ऑफ हीट निकाल लिया और सिस्टम फिर से स्टेट बी से वापस स्टेट ए में आ गया। तो इस टाइप के प्रोसेस को हम कहेंगे कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। इनका एग्जाम्पल क्या होता है? रिवर्सिबल प्रोसेस का एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल ये इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होते हैं, हमारे ऐसे सिस्टम होते हैं, लिक्विड रहता है एक जिसे इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, 2 रॉड्स रहते हैं और फिर हम यहाँ एक बैटरी लगाकर करंट को पास कराते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइसिस जो है वो एक एग्जाम्पल है रिवर्सिबल प्रोसेस के। दूसरे एग्जाम्पल क्या है? आइडियल गैस को अगर मैं बहुत स्लोली एक्सपेंड करूँ या कंप्रेस करूँ, जो मैंने यहाँ दिखाया है कि मान लीजिए आइडियल गैस है, इसे मैं स्लोली, मतलब ये ए से बी में लेकर जाना भी है ना, तो ये स्लोली लेकर जाना होगा, स्लोली। तो एक्सपेंशन या कंप्रेशन ऑफ आइडियल गैस, लेकिन लिखना है स्लो एक्सपेंशन और कंप्रेशन ऑफ आइडियल गैस, ताकि पहले मैं एक्सपेंड करूँगा तो ये यहाँ आएगा और फिर मैं कंप्रेस कर दूँगा तो वापस अपने जगह पे आ जाएगा। सो स्लो एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन ऑफ आइडियल गैस। तो ये एक दूसरा एग्जांपल है हमारे रिवर्सिबल प्रोसेस के। और क्या एग्जांपल हो सकता है कि अगर मैं कोई स्प्रिंग, तो उस स्प्रिंग को अगर मैं वेरी स्लोली कंप्रेस कर दूं, ठीक है, या फिर इस स्प्रिंग को मैं एक्सटेंड कर दूं, लेकिन ये पूरा काम स्लोली होना चाहिए। तो स्लो कंप्रेशन एंड स्लो एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज रिवर्सिबल प्रोसेस।
अब इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होते हैं? इरिवर्सिबल प्रोसेस, इस इरिवर्सिबल प्रोसेस में हम बोथ डायरेक्शन में, जैसे रिवर्स डायरेक्शन में उतने आसानी से नहीं जा सकते जितने फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं। मतलब ए से बी में जाने के लिए मैंने जो किया सेम मैं आपको अगर अपोजिट कर दूं तो मैं बी से जो ए में आ जाऊंगा, ऐसा नहीं है यहाँ पर। तो इनका क्या डेफिनेशन होगा, कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि इट इज़ अ प्रोसेस which cannot be made to proceed in the reverse direction with the same ease, and the system does not pass through the same intermediate state in the direct and रिवर्स प्रोसेस। तो जब डायरेक्ट और रिवर्स प्रोसेस हम कहते हैं, ये डायरेक्ट कह दे रहे, इसे रिवर्स कह दे रहे, तो सिस्टम सेम इंटरमीडिएट स्टेट से नहीं गुजरता है, दूसरे स्टेट से गुजरता है। इसलिए सेम एज के साथ हम बोथ डायरेक्शन में सिस्टम को नहीं मूव करा सकते या ले जा सकते हैं। तो हमारे नेचर में ज़्यादातर जो भी प्रोसेसेस होते हैं सब इरिवर्सिबल होते हैं और कुछ ना कुछ लॉस होता है, सम लॉस ऑफ एनर्जी। क्योंकि हम यहाँ से यहाँ जाने के लिए, मान लीजिए मैंने स्टेट बी से ए में जाने के लिए, या यहाँ देख सकते हैं मैंने ए से बी में जाने के लिए कुछ वर्क सिस्टम ने किया। अब सेम वर्क अगर सिस्टम पे कर दे तो वो बी से ए तक चला जाएगा, बात ख़त्म। ऐसा नहीं होता इन जनरल। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ जाने में कुछ फ्रिक्शन के कारण लॉस होता है, जो यहाँ से यहाँ ले जाने में भी हो रहा है और यहाँ से यहाँ ले आने में भी हो रहा है। तो उस टाइप के लॉसेज जो होते हैं, इसके कारण सम लॉस ऑफ एनर्जी होता है, और इसके कारण हम कह सकते हैं कि हमारा सिस्टम जो है वो इरिवर्सिबल बनता है। लॉस ऑफ एनर्जी है। इनका कुछ और एग्जांपल्स क्या है, जैसे कि डिजॉल्विंग ऑफ शुगर या सॉल्ट इन वाटर, तो ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। रस्टिंग ऑफ आयरन, ये भी इरिवर्सिबल प्रोसेस है। अडायबिटिक एक्सपेंशन और compression of gas, adiabatic expansion और compression of gas। यहाँ पर हमने क्या कहा था, स्लो एक्सपेंशन और कंप्रेशन ऑफ गैस। ये स्लो एक्सपेंशन और कंप्रेशन ऑफ गैस को हम आइसोथर्मल भी कह सकते हैं। आइसोथर्मल हमने पढ़ा था। आइसोथर्मल प्रोसेस ऐसे प्रोसेस है जिसमें चेंज ऑफ टेम्परेचर अलाउड नहीं है, जिसमें चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी अलाउड नहीं है। तो इंटरनल एनर्जी, चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी 0 होता है। ये प्रोसेस तभी पॉसिबल है जब हम धीरे धीरे एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन करेंगे। कैसे? जैसे कि ये हमारा ये है पिस्टन है, अगर मुझे इसे एक्सपेंड करना है, बाहर ले जाना है, मतलब पिस्टन कुछ काम करेगा। ये पिस्टन ये वर्क करने के लिए एनर्जी कहाँ से लाएगा? तो बेसिकली वो एनर्जी, अगर मैं इसे धीरे धीरे करूँगा तो क्या होगा, ये काम करने के लिए एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, इनके खुद के एनर्जी से निकालता है। ठीक है, और जैसे ही यहाँ से एनर्जी निकालेगा, ये इसका एनर्जी कम हो जाएगा, इसका टेम्परेचर कम हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये धीरे धीरे हो रहा है, जैसे टेम्परेचर कम होता है, बाहर से कुछ हीट आकर इसे कॉम्पेंसेट कर देते हैं, इसके कम टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं। देयरफॉर
क्योंकि ये प्रोसेस धीरे धीरे हो रहा है, टेम्परेचर जो है कांस्टेंट रह जाता है और बाहर से हीट आते हैं और वही काम कर देता है। कहने का मतलब समझिए, फिर से दिखाता हूँ यहाँ पर। एक अडायबिटिक मतलब कि यहाँ पर बाहर से कोई हीट नहीं आ सकता। तो अगर इसे एक्सपेंड करना है, अगर इस गैस को बड़ा होना है, एक्सपेंड करना है, पिस्टन बाहर को जाना है, तो ये जो सिस्टम है ये वर्क कर रहा है ताकि ये पिस्टन अंदर से बाहर की तरफ चले जाए। तो ये वर्क करने के लिए एनर्जी कहाँ से ला रहा है? ये इंटरनल एनर्जी से ला रहा है, खुद के अंदर जो एनर्जी स्टोर है वहाँ से ला रहा है। क्यों? क्योंकि और बाहर से एनर्जी ले नहीं सकता, क्योंकि ये अडायबिटिक प्रोसेस है जिसमें चेंज या बाहर से अंदर एनर्जी आना वर्जित है, मना है। तो ये एक ऐसा आइसोलेशन वाले वॉल से कवर्ड है, बाहर से एनर्जी नहीं आ सकता, सुतरां इसे अगर काम करना है तो ये इंटरनल एनर्जी से ही कर सकता है। और ऐसा कब मिलेगा? जब सडन एक्सपेंशन होगा या कंप्रेशन होगा। फट से अगर मैं एक्सपेंड कर दूं या कंप्रेस कर दूं तो ये एनर्जी बाहर से नहीं ले पाएगा, इसे खुद से एनर्जी निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर ये एक्सपेंशन या कंप्रेशन जो है मैं धीरे धीरे करूँ, तो अगर मैं धीरे धीरे इसे यहाँ से यहाँ ले जा रहा हूँ तो इसे इंटरनल एनर्जी को यूज करके वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। वो बाहर से सीधा हीट लेकर उस हीट को वर्क में कन्वर्ट कर सकता है और इंटरनल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रह जाएगा। इंटरनल एनर्जी अगर अनचेंज रह जाए, कांस्टेंट रह जाए, तो डेल यू जीरो डेल टी जीरो, डैट मीन्स इट इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस। लेकिन अगर यही काम अगर फट से हो जाता है तो सिस्टम को इतना टाइम नहीं मिलता है कि वो बाहर से हीट लेकर ये काम कर सके। देयरफॉर वो अंदर से इंटरनल एनर्जी को लेकर ही, इंटरनल एनर्जी को निकाल कर ही अपना काम कर लेता है। देयरफॉर हमारा जो टेम्परेचर है वो घट जाएगा, इंटरनल एनर्जी घट जाएगा और गैस जो है वो कूल हो जाएगा, ठंडा। गैस विल बिकम कोल्ड, कूल। ये कब होता है? ये अडायबिटिक प्रोसेस में होता है, जो इरिवर्सिबल प्रोसेस है। लेकिन अगर मुझे रिवर्सिबल प्रोसेस करना है तो आइसोथर्मल करना है, ये काम धीरे धीरे करना है ताकि इंटरनल एनर्जी पर कोई चेंज ना आए और जो भी वर्क करने के लिए हीट चाहिए या एनर्जी चाहिए वो हीट के तौर पे बाहर से सिस्टम के अंदर आ जाए। तो ये सारी बातें हमने सीख ली है। इसलिए एक और बात है जो यहाँ मिस हो चुका था कि क्या कंडीशन है जिस कंडीशन में हमारा सिस्टम जो है या प्रोसेस जो है वो रिवर्सिबल रहेंगे। तो उनका कंडीशन जो है, दो कंडीशन होते हैं, कंडीशन फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि प्रोसेस शुड बी एक्सट्रीमली स्लो, प्रोसेस मस्ट बी एक्सट्रीमली स्लो, बहुत धीरे धीरे ये प्रोसेस होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा कंडीशन क्या है कि हमारा जो ऑल डेसिपेटिव फोर्सेस शुड बी जीरो, सिस्टम में कुछ भी, सिस्टम शुड हैव नो डेसिपेटिव फोर्सेस। अब ये डेसिपेटिव फोर्सेस क्या होते हैं? जैसे कि फ्रिक्शन, इनइलास्टिसिटी, विस्कोसिटी, रेजिस्टेंस, ये सारे क्या है? ये सारे लॉस की एक सोर्स है, लॉस का एक जरिया है। तो हमारे सिस्टम में अगर फ्रिक्शन होगा, हमारे सिस्टम में अगर इनइलास्टिसिटी है या विस्कोसिटी है या रेजिस्टेंस है, तो ये सारे चीज़ क्या है? हमारे एनर्जी को वेस्ट कर देते हैं। तो हमारा सिस्टम बिल्कुल इस चीज़ से अलग होना चाहिए, इन चीज़ों से फ्री होना चाहिए, आज़ाद होना चाहिए। तो ऐसा सिस्टम क्या पॉसिबल है रियल में जिसमें कोई फ्रिक्शन ना हो, कोई विस्कोसिटी ना हो, कोई रेजिस्टेंस ना हो? तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमारा जो ये रिवर्सिबल प्रोसेस है वो भी लगभग आप कह सकते हैं इमेजिनरी है, ये आइडियल कंडीशन ही है। बिल्कुल कोई भी प्रोसेस इस वर्ल्ड में नहीं है जिसे मैं कर सकता हूँ कि ये 100% रिवर्सिबल प्रोसेस है। ये एग्जाम्पल भी हमने जो दिखाया है ना, ये एक अप्रॉक्स ही है, मतलब मोटा मोटी रिवर्सिबल है, लेकिन 100% रिवर्सिबल नहीं है, क्योंकि ये जो दो कंडीशन है ये फुलफिल करना ही बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल है। तो हमने ये दोनों पढ़ लिया। और ये भी बहुत लाजमी सी बात है कि जो प्रोसेस रिवर्सिबल होगा उनका एफिशिएंसी बहुत हाई होगा। क्यों? क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस में हमने पहले ही देख रहा है कि कोई भी डेसिपेटिव फोर्सेस नहीं है, रेजिस्टेंस नहीं है
फ्रिक्शन नहीं है, इनइलास्टिसिटी नहीं है, विस्कोसिटी नहीं है, ये सब चीज़ें अगर नहीं है सिस्टम में तो सिस्टम की एफिशिएंसी ऑब्वियसली हाई होगी, उनमें लॉस कम होगा। लेकिन ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता है जिसमें लॉस ना हो। लेकिन इरिवर्सिबल सिस्टम में देखें कि यहाँ पर हर दम कुछ ना कुछ लॉस होता ही है। देयरफॉर अगर मैं कोई ऐसा सिस्टम या प्रोसेस बना लूँ जो रिवर्सिबल हो तो उनका एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होगा, और जो इरिवर्सिबल प्रोसेस है उनका एफिशिएंसी बहुत कम होता है।